Hello, hi guys, welcome to विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। सो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 5। मेरे साथ पढ़िए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं जो आप सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए, एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है जो हम साथ में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूछ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन बोलता है शाला पूर्व बच्चे 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु में व्यापक प्रकार के कौशलों में सुधार करते हैं, जैसे कि अनुभूति, अवधान तथा तर्कपूर्ण सोच। मीन्स कि 2 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, बिटवीन 2 to 6 ईयर्स, ठीक है, प्री स्कूलर्स जिनको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, अपने इस एज के अंदर जो वाइड जो है उनका वैरायटी, उस स्किल के अंदर वो सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, अनुभूति, ये भी एक सोच होती है, अवधान जिसको कि आप बोल सकते हैं अटेंशन, एंड थर्ड आ जाता है इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सोच, अवधान और तर्कपूर्ण सोच जो है, इसको वो क्या करते हैं, वाइड जो है उसका कौशलों में सुधार करते हैं, व्यापक स्तर पर सुधार करते हैं। क्योंकि तंत्रिका रेशों का माइलिनाइजेशन, अब देखिए माइलिनाइजेशन क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ माइलिन शीथ अराउंड नर्व्स जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आपके न्यूरल फाइबर्स, ठीक है, इसको बोला जाता है माइलिनाइजेशंस। जैसे कि जो आपके न्यूरो फाइबर्स होते हैं, उनके चारों तरफ माइलिन शीथ का डेवलपमेंट करना, दैट इज माइलिनाइजेशन, जिसको हिंदी में, टिपिकल हिंदी में ध्वलमज्जीकरण बोलते हैं। तो आपको माइलिनाइजेशन से ध्यान रखना है कि एक सिंपल सा वर्ड ये है कि डेवलपमेंट ऑफ माइलिन शीथ अराउंड न्यूरल फाइबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तंत्रिका रेशे होते हैं उनके चारों तरफ माइलिन शीथ का डेवलपमेंट करना, वो होता है माइलिनाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और सिनेप्टिक प्रूनिंग, ठीक है, सिनेप्टिक प्रूनिंग क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में, व्यक्ति के मस्तिष्क में एक न्यूरो सर्किट होता है। मैं आपको सिनेप्टिक प्रूनिंग का भी मतलब बता देती हूँ कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरो सर्किट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा उसको यूज़ में लेते हैं, उतना ही ज़्यादा वो क्या होता जाता है, मजबूत होता जाता है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ हम अगर उसको प्रैक्टिस में रखते हैं तो वो हमें याद रहती है। इट मीन्स कि वो आपका न्यूरो सर्किट जो है वो वर्क कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो वो जो न्यूरो सर्किट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं, तो वो उतना मजबूत नहीं रहता। सो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा उनके माइंड में रहती हैं। तो दैट इज सिनेप्टिक प्रूनिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है सिनेप्टिक प्रूनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइलिनाइजेशन का मीन, सिनेप्टिक प्रूनिंग का मीन। और उसके साथ ही पढ़ते हैं, वयस्क मस्तिष्क वजन में 70 से 90% वृद्धि से कौशलों में प्रभावशाली बदलाव आता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो वेट है उसमें 70 से 90% की अगर डेवलपमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो जो भी स्किल्स होते हैं उसके अंदर आपके जो है प्रभावशाली बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये चीज़ बोल रही। आई होप आपको एजर्शन रीज़न दोनों समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही जो है एजर्शन और रीज़न, बोथ थिंग्स आर राइट, बिकॉज जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं वो व्यापक स्तर पर क्या करते हैं, कौशलों का सुधार करते हैं। क्योंकि इस एज में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा मस्तिष्क का यूज़ करते हैं। जब मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो जो न्यूरल फाइबर्स होते हैं उनके अराउंड माइलिनाइजेशन होता है, सिनेप्टिक प्रूनिंग की प्रक्रिया होती है, और जब मस्तिष्क का वेट 70 to 90% की वृद्धि होती है तो कौशलों में प्रभावशाली बदलाव देखने को मिलता है। सो बोथ जो है एजर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एजर्शन बोल रहा है पालन पोषण की सत्तावादी शैली जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिसमें बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। ठीक बोल रहा है ये एजर्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए 4 प्रकार की जो है शैलियाँ होती हैं जिसमें कि आपके अथॉरिटेटिव, ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, जिसके अंदर सक्रिय होता है, जिसमें सक्रियता भी होती है, बच्चों पर कंट्रोल भी होता है, जिसमें बच्चों की भागीदारी भी होती है। सो ये आपके बोल रहा है अथॉरिटेटिव शैली की बात कर रहा है, जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिसमें बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, बच्चों का जो राइट है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी बात सुना जाता है, उनको उनकी उसके अंदर जो होती है भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे बच्चे की भागीदारी, सक्रियता और नियंत्रण, ये तीनों चीज़ें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है और इस पेरेंटिंग स्टाइल को अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये बात आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर 4 शैलीज होती हैं, आपके पेरेंटिंग स्टाइल के 4 तरीके हैं, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसी के साथ अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन जो है इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है जिसमें माता पिता का पूरी तरह से बच्चों पर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होगा, मोस्टली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मिलता जुलता नाम होता है, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। ठीक है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज अ गुड पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो ये जो है आपका रीजन जो एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अथॉरिटेटिव जो शैली होती है जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिसमें बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है पालन पोषण में जनतांत्रिक तथा विवेकपूर्ण उपागम बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान न करने की ओर प्रवृत्त करता है। ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि पालन पोषण का जनतांत्रिक या विवेकपूर्ण उपागम जो भी है वो बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करने देता या उनकी बात को तवज्जो नहीं देने देता, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपके जो एजर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीज़न बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो आपके ए सही है और आर गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके चलिए एजर्शन पढ़ते हैं। बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए, बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए मानव विकास शोधकर्ताओं ने मानव विज्ञान के क्षेत्र से निर्जातीय पद्धतियां उधार ली हैं। बच्चों और प्रौढ़ों के बिहेवियर को, ठीक है, और उनके जो सांस्कृतिक जो आपके सांस्कृतिक अर्थ को जानना है, उसके लिए मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है, मानव विज्ञान के क्षेत्र में निर्जातीय पद्धतियां उधार ली हैं। तो क्या होता है ये निर्जातीय पद्धति, क्या होती है कि किसी भी सोसाइटी का अगर कल्चर जानना है, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर जानना है, तो निर्जातीय पद्धति वो होती है जिसमें रिसर्चर जो होता है उन लोगों के बीच में रहता है और रिसर्च करता है, बच्चे हों प्रौढ़ हों, उनके व्यवहार का और उनके व्यवहार के साथ साथ जो भी उनके अंदर संस्कृति है, उनकी संस्कृति का अर्थ जानना, इन सब चीज़ों को, मीन्स कि वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ की वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है, क्या उनके बिहेवियर में चीज़ें जो हैं वो रही हुई हैं, सांस्कृतिक जो भी उनका अर्थ है, उसकी वजह जो भी उनका व्यवहार है, संस्कृति से संबंधित जो भी व्यवहार है, तो वो उनके बीच में रहता है रिसर्चर एंड देन उसको एनालाइज करता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों और प्रौढ़ के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करना है, तो जो मानव विकास के शोध करता है उन्होंने निर्जातीय जो मेथड्स हैं उसको उधार लिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और एथनोग्राफिक बोलते हैं, निर्जातीय जो पद्धति है उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक मेथड। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो एजर्शन है ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और रीजन क्या कहता है, संस्कृति की सामाजिक प्रक्रियाओं और अद्वितीय मूल्यों को समझने के लिए यह प्रतिभागी अवलोकन का उपयोग करता है। मीन्स की प्रतिभागी अवलोकन, पार्टिसिपेटरी सिस्टम, ठीक है, प्रतिभागी समझ रहे हो, संस्कृति की सामाजिक प्रक्रिया और अद्वितीय मूल्यों को समझना है। मीन्स कि उन्होंने उस संस्कृति को समझना है, सोसाइटी में जो भी उनके मूल्य हैं, संस्कृति से रिलेटेड हैं, जो भी हैं उसको समझना है। तो वो क्या करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। मीन्स कि जब उनके बीच में रहना मतलब पार्टिसिपेट करना, उनके बीच में रहना, पार्टिसिपेटरी अवलोकन करना।
ठीक है, ये आ रहा है मीन्स की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूनिक वैल्यूज एंड सोशल प्रोसेस ऑफ कल्चर, ठीक है, उसके कल्चर को समझने के लिए उनके वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर वहाँ रहते हैं और उनके कल्चर को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बोथ थिंग्स आर राइट, मीन्स की एजर्शन और रीजन दोनों चीज़ें जो है वो सही बोल रहा है। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ए भी सही है और आर भी सही है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो समझने से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ चीज़ों की मीनिंग नहीं पता होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तंतु जिनमें अधिक मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है। मीन्स की जो फाइबर कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ एमोरफिस रीजन आर मार्केडली प्रोन टू क्रीज। तंतु, ऐसे तंतु जिनमें ज़्यादा मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में जगह होती है, उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। ज़्यादा जब गैप होता है, अनियत क्षेत्र मीन्स की ज़्यादा आपके क्या बोल सकते हैं अनियत क्षेत्र को, मीन्स की ज़्यादा जो जगह होती है वो आपके उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह जो अंतर होता है, ये जो डिफरेंस बता रहे हैं, यह अंतर जो होता है वो आणविक बंधन, ठीक है, आणविक बंधन होता है, इंटरमोलिक्यूलर बाइंडिंग, ठीक है, फोर्स के ना होने के कारण होता है। मीन्स कि आपस में जुड़ने की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, उस वजह से ये होता है। सो दोनों ही बातें सही है, इसी वजह से चुन्नट आने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आणविक बंधन मीन्स कि आपस में जुड़ने की जो उनकी पावर होती है वो नहीं होती है। सो बोथ थिंग्स आर राइट, एजर्शन राइट, रीजन राइट। सो आपके ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल, ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिसज्जा पर ध्यान देना नवीन सोच है। ये क्या कह रहा है कि जल, ऊर्जा और रसायन मीन्स कि वाटर है, एनर्जी है और जो भी केमिकल्स हैं उनके खपत पर, ठीक है, उनके कंजप्शन पर, ज़्यादा कंजप्शन को कम करने वाली परिसज्जा पर ध्यान देना नवीन सोच है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसी फिनिशिंग की जाए जिसके अंदर वाटर, एनर्जी और केमिकल्स का यूज़ कम हो। सो ये क्या है? एक अच्छी सोच है, ठीक है। तो उसके अलावा रीज़न क्या कह रहा है? वे गैर नवीनीकरणीय संसाधन, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग टेक्सटाइल। ये क्या है? ये गैर नवीनीकरण साधन है जिनका उपयोग वस्त्रों की परिसज्जा के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इनकी खपत को बचाया जाता है, परिसज्जा की जाती है, करना नई सोच है इनको बचाकर। और दूसरा, ये गैर नवीनीय साधन है और आपके जिनका उपयोग वस्त्रों की परिसज्जा के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सो दोनों ही बातें जो है वो इसके अंदर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन क्या कह रहा है? एजर्शन कहता है कि पारंपरिक कांथा धारणीय वस्त्र है, ठीक है। पारंपरिक कांथा मीन्स कि ट्रेडिशनल कांथा इज सस्टेनेबल टेक्सटाइल, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से अपशिष्ट वस्त्र सामग्री के साथ बनाया जाता है। मीन्स कि इट इज़ ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम वेस्ट टेक्सटाइल मटेरियल्स। बिल्कुल सही बात है। कांथा, आपको पता है बंगाल का कांथा, जिसको कि एक आप पैच के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। सो इसे एक अपशिष्ट वस्त्र सामग्री के साथ बनाया जाता है। मीन्स कि कोई ऐसा टुकड़ा बचा हुआ होता है, इसमें पैच बनाकर उनको कपड़ों पर लगा दिया जाता है, ठीक है। सो ये दोनों ही बातें सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपके ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। तो बोथ थिंग्स आर राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्रोत अथवा साधनों पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संदर्भ में उपलब्ध हैं और उन्हें स्वीकार किया जाता है। सो एजर्शन की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। देखिए ये क्या कहता है कि स्रोत जो हैं,
या अथवा साधन जो भी हैं उन पर तभी ध्यान दिया जाता है जबकि उनको प्रेजेंट टाइम में उनको यूज़ करना है या प्रेजेंट टाइम में वो उपलब्ध है, ठीक है। और रीज़न क्या कहता है, क्योंकि वह स्रोत या साधन जिसकी शायद वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं, मीन्स कि जो चीज़ हमें आज ज़रूरत नहीं है उसकी अगर इन फ्यूचर ज़रूरत है, इट डजेंट मीन कि वो चीज़ संसाधन नहीं है या हम उसको संसाधन नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की अभी यूज़ है सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाता है, उसी संसाधन पर ध्यान दिया जाता है और फ्यूचर में अगर उसकी अगर चीज़ की ज़रूरत है तो उस संसाधन को संसाधन ना कहकर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सो दोनों ही जो है एजर्शन और रीज़न दोनों ही असत्य हैं, ठीक है, दोनों ही असत्य हैं, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए और आर दोनों असत्य स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, चलिए इसमें एजर्शन क्या कहता है कि कार्य निष्पादन में योगदान दिए बगैर देह को या उसके किसी भाग को स्थिर स्थिति में रखने के लिए आवश्यक स्थैतिक मांसपेशीय संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकलता है। देखिए कोई भी वर्क परफॉर्मेंस है उसमें योगदान दिए बगैर, किसी भी वर्क परफॉर्मेंस में अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दिए बगैर देह को, देह होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी को या उसके किसी भी अंग को, कोई भी ऑर्गन है, किसी भी पार्ट को, बॉडी के किसी भी पार्ट को स्थिर रखना या स्थिर स्थिति में रखना, मीन्स कि एकदम उसको स्टेबल पोजीशन में रखने से आवश्यक स्थैतिक मांसपेशीय संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम मिलता है। सो ये बात आपके बिल्कुल सही कह रहा है कि स्टैटिक वर्क रिजल्ट ड्यू टू स्टैटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड टू होल्ड द बॉडी और एनी सेगमेंट ऑफ इट इन अ फिक्स्ड पोजीशन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू वर्क परफॉर्मेंस। किसी भी वर्क परफॉर्मेंस के किए बगैर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो जो स्थैतिक मांसपेशीय संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकालता है, ठीक है। और रीज़न क्या बोल रहा है कि मांसपेशीय गतिविधि के दौरान, मीन्स कि मसल्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मोटर जब जो भी एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अधिरोधन में रक्त प्रवाह के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है, जिसका परिणाम दर्द व मांसपेशीय निर्बलता का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जब मांसपेशीय गतिविधि के दौरान ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें अगर किसी तरह का रुकावट आती है, ब्लड जो है वो मांसपेशीय में जो रक्त प्रवाह, मीन्स कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो गंभीर रूप से हानिकारक भी हो सकता है और उसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो ठीक बोल रहा है, दोनों ही चीज़ें सही बोल रहा है। सो आपके ए भी सही है, आर भी सही है, रीज़न भी सही है और आपके एजर्शन भी सही है। सो आपके ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास कौन सा हो गया आपके, नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंटरवेंशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग आपके सोसाइटीज़, ठीक है। सो देखिए इसमें एजर्शन बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास जो है विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जो भी विकासशील जो समाज हैं, ठीक है, डेवलपिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी उनका प्रयास चल रहा है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा समय और आयु की दृष्टि से अधिक लचीली होती है। बिल्कुल ठीक बात है। इनफॉर्मल जो आपके जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इज़ मोर फ्लैक्सीबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एज, मीन्स कि एज के हिसाब से और समय के हिसाब से वो लचीली है। इसमें एज का भी नहीं है और आपके इसके अंदर टाइम भी नहीं है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर जैसे फॉर्मल एजुकेशन में टाइमिंग का है, एज का है, तो वैसा इसमें नहीं है। सो इसीलिए ये फ्लैक्सिबल मानी जाती है। सो दोनों ही चीज़ें जो एजर्शन रीज़न दोनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, ए सही है और आर उसका रीज़न है, ठीक है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो और लंबा हो जाता इसलिए मैंने आपको आगे के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि आज क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन था वो लंबा हो गया है, बट आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, आपको उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको अगर एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आज हमारे क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।